हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलाइन साइंस अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग करंट अफेयर्स ऑफ 2021। सो अपने करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं T56 का सेशन। सो पहला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट अबाउट हांगकांग। हांगकांग वाज रिटर्न टू चाइना अंडर अ ट्रीटी इन 1987 अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम. It was a British colony for more than 150 years. A part of it, Hong Kong Island, was ceded to UK after a war in 1842. And your options are A only, B only, both or none. So you have to find the correct statement. So answer is बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सो आपने ये द हिंदू में आर्टिकल देखा होगा हांगकांग से रिलेटेड. तो हांगकांग का जो आपका बैकग्राउंड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तो हम उसकी हिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे कि क्यों आपको वहाँ पे प्रोटेस्ट इस तरीके से हो रहे हैं, क्यों किस तरीके का उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है मेनलैंड चाइना के साथ. तो तब तक हम इस प्रॉब्लम को भी नहीं समझ पाएंगे. सो हांगकांग बेसिकली आपका मोर देन 150 ईयर्स तक आपका ब्रिटिश कॉलोनी था, जो कि आपका 1842 के वॉर के बाद ब्रिटिशर्स को यूके को दिया गया था. बट फिर ये आपका 1997 में चाइना को वापस दे दिया गया था, और जिस सिस्टम के अंदर, प्रिंसिपल के अंदर ये दिया गया था, उसे वन कंट्री टू सिस्टम प्रिंसिपल कहा जाता है. ओके. सो जब ये आपका 1997 में चाइना को दिया गया था, तो वहाँ पे आपका एक अग्रीमेंट साइन हुआ था. ओके. एक अग्रीमेंट के अंदर लाया गया था इसे, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. वहाँ जो बेसिक लॉ है, सो उसके अंदर ही फिर इनको एक आर्टिकल 23 था, जहाँ पे इनको नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इनैक्ट करने थे लॉज को. बट क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट होने लगे थे, इसलिए आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ये इनैक्ट नहीं हो पाया था. फिर आपका 2019 में भी फिर वहाँ पे आपका एक एक्सट्रेडिशन बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी वजह से फिर प्रोटेस्ट देखने को मिलता है. सो हम यहाँ पे एक्सट्रेडिशन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. एक्सट्रेडिशन बेसिकली आपका एक तरीके की फॉर्मल प्रोसेस होती है, जहाँ पे एक स्टेट, one state surrendering an individual to another for prosecution or punishment for crime committed in the requesting country's jurisdiction. मान लीजिए आपका किसी एक स्टेट में कोई इंडिविजुअल है. ओके. और उसने क्या करा है कि किसी दूसरे स्टेट में आपका क्या करा है, कुछ भी ऐसा क्राइम किया है जो कि वहाँ की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है. तो अगर उन दोनों स्टेट्स के बीच में आपका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हो रखी है, तो वो स्टेट जो है कि जो रिक्वेस्ट कर सकता है उस इंडिविजुअल के लिए कि उसका प्रोसिक्यूशन हमें चाहिए, प्रोसिक्यूशन हमें करना है, क्योंकि वो हमारे जुरिस्डिक्शन के अंडर उसने क्राइम कमिट किया है. ओके. सो यहाँ पे ये बायलैटरल भी हो सकता है, मल्टीलैटरल भी हो सकता है. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा. इंडिया, the legal basis for extradition with countries with whom India does not have extradition treaty is provided under section 3(4) of Indian Extradition Act 1962. ये बोल रहे हैं कि ये इंडिया का भी एक एक्ट है, इंडियन एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962, जहाँ पे ये बताया गया है कि किस किस के साथ हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन नहीं हो रखी है, उनके नाम भी यहाँ पे बताए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट, द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन among the public at a particular point of time is called money supply. The circulating money involves the currency, a printed note, money in the deposit account and in the form of other liquid assets. And your options are A only, B only, both or none. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. सो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा बी ओनली, विच मीन्स पहला स्टेटमेंट गलत है. तो देखिए पहला गलत क्यों है. द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई. टोटल सप्लाई ऑफ मनी नहीं होता है, जो टोटल स्टॉक होगा आपका मनी का सर्कुलेशन में पब्लिक के पास एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो आपका मनी सप्लाई कहा जाएगा. तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी अलग होता है, स्टॉक ऑफ सप्लाई अलग है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है. दूसरा बिल्कुल ठीक है. सर्कुलेटिंग मनी में क्या क्या आएगा, आपकी जितनी भी करेंसी होगी, प्रिंटेड नोट्स होंगे, मनी जो आपके अकाउंट्स में डिपॉजिट हैं, और आपके लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में जो आपका मनी आपका प्रेजेंट है. सो आपका टोटल स्टॉक होता है मनी का, उसको ही हम मनी सप्लाई काउंट करते हैं. और जो आपका सप्लाई ऑफ मनी जो होगा, वो आपका क्या होता है, वो टोटल स्टॉक ऑफ मनी का ही एक पार्ट होता है. देखिए आपको इसको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. सो आपका एक जो बड़ा टर्म है वो है आपका टोटल स्टॉक ऑफ मनी, और इसी का एक पार्ट है आपका जिसे कहेंगे हम सप्लाई ऑफ मनी. ओके. तो सप्लाई ऑफ मनी इज ओनली दैट पार्ट ऑफ टोटल स्टॉक विच इज़ हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सो स्टॉक ऑफ मनी का वो पार्ट जो कि आपका पब्लिक के पास है कुछ टाइम के लिए, तो वो आपका सप्लाई ऑफ मनी कहा जाएगा. सो ये यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी इज़ डिफरेंट फ्रॉम टोटल सप्लाई ऑफ मनी. और पूछा गया था आपको कि मनी सप्लाई क्या होता है, तो मनी सप्लाई आपका जो टोटल स्टॉक है, सो उसमें आपका मनी का आपका टोटल सप्लाई ऑफ मनी भी आ जाता है. ओके. और सर्कुलेशन वाला भी आ जाता है. तो फिर आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ हो जाती है कि हम यहाँ पे देखेंगे
बस तो सर्कुलेटिंग मनी में आपका करेंसी आते हैं, हमने देख लिया है क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर आरबीआई ने 4 अल्टरनेटिव्स बता रखे हैं कि वो किस तरीके से मनी की सप्लाई को देखेंगे। तो पहला होता है M1, जिसमें आता है आपका करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। फिर आता है M2, जहाँ पे होता है आपका ये सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग अकाउंट। तो आपका M1 तो होगा ही होगा पूरा, प्लस आपका जो पोस्ट ऑफिस में आपके सेविंग डिपॉजिट्स है। फिर M3 में क्या होगा, आपका M1 तो होगा और प्लस आपके यहाँ पे नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स भी आ जाएंगे। और M4 में क्या आएगा आपका, M4 में जो होगा आपका वो आपका M3 होगा, जितना आपका M3 है। और आपका टोटल जितने भी आपके डिपॉजिट हैं, यहाँ पे आप सेविंग नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, सारे डिपॉजिट आपके जितने पोस्ट ऑफिस में वो इसमें आ जाएंगे, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे आप यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, M3 में आपका M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट होगा। ओके, सो ये M1 नहीं होगा, M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट होगा। ये ऐसे से आगे आगे बढ़ता जाता है। सो करेंसी हमने देख लिया, CU यहाँ पर करेंसी होता है, नेट डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स के पास होते हैं। नेट का मतलब इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो उनकी बात करी गई है जो पब्लिक का आपका बैंक के पास होता है, उनकी बात नहीं करी गई है जो इंटर बैंक डिपॉजिट्स होते हैं। ओके, सो M1 M2 को नैरो मनी कहा जाता है, M3 M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। M1 जो होगा मोस्ट लिक्विड होगा, उसका बहुत इजी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ईजीएस्ट फॉर ट्रांजेक्शन। M4 होगा आपका वो लीस्ट लिक्विड होगा। और M3 जो होगा ये कॉमनली मेजर ऑफ द मनी सप्लाई है और एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज से कहा जाएगा। सो इनका जो आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है लिक्विडिटी का, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आपकी M1 की होगी, देन आपकी M2 की होगी, देन आपकी M3 की होगी, और सबसे कम लिक्विडिटी आपकी M4 की होगी। ओके, इन दोनों का आपका M1 M2 को नारियल मनी कहा जाता है और M3 M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कौन सा उसमें आता है ये आपका NCERT में भी ऐसा एग्जैक्ट आपको जो बॉक्स बने होते हैं एक्स्ट्रा, तो उसमें आपको बता रखा है कि कौन कौन आपके मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न कंपनीज है। इसका आंसर होगा आपका B, विच मीन्स आपका मिनी रत्न कंसिडर किया जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी। इनको डेजिग्नेशंस दी गई हैं, फिर इनके फ़ायदे भी होते हैं कई चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर इनकरेक्ट। चाइना इज द थर्ड कंट्री आफ्टर फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड जापान टू कैरी आउट मैन्ड मिशन on its own. Second is China is not a participant in International Space Station, largely as a result of US objection to Chinese programs, secrecy and close military ties. And our options are A only, B only, both are none. सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट आंसर होगा आपका ए ओनली, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। सो ये पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि चाइना थर्ड कंट्री है, बिल्कुल ठीक है, थर्ड तो है ही, बट ये फॉर्मर सोवियत यूनियन तो ठीक है, बट यहाँ पे जापान नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे आपका US आता है दूसरा कंट्री। सो चाइना थर्ड नंबर पे आता है, जिन्होंने एक मैन मिशन जो है अपने आप ही आपका सक्सेस किया है। दूसरा बिल्कुल ठीक है, चाइना आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका एक पार्टिसिपेंट नहीं है। सो इसमें कई सारी कंट्रीज पार्टिसिपेंट हैं क्योंकि उनकी स्पेस एजेंसीज हैं, बट चाइना नहीं है। ये आपने देखा होगा द हिंदू में, चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट डॉक विद न्यू स्पेस स्टेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंजो 12 क्राफ्ट जो है, ओके, फिर तैन स्पेस स्टेशन जो आपका चाइना में बन रहा है उससे उससे यहाँ पे कनेक्ट करेगा। और यहाँ पे आपके 3 मैन क्रू भेजे गए हैं, ये आप डिटेल्स यहाँ पे एक बार इनको पढ़ सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि चाइना यहाँ पे आपकी तीसरी कंट्री कंसिडर किया गया है जिसने अपने आप ही मैन मिशन को कैरी आउट किया है। पहला आपका सोवियत यूनियन था, दूसरा आपका यूनाइटेड स्टेट्स था। ओके, इसके साथ ही चाइना आपका जो हमने बोला था कि पार्टिसिपेंट नहीं है, तो कौन कौन है इसमें, आपका USA का नासा है, रशिया का रॉसकोमोस है, जाक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एंड देन लास्ट इज कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज शेयरिंग बॉर्डर्स विद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, जाम्बिया, अंगोला, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, विच मीन्स ये सब आपके बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। आपका इबोला वायरस से रिलेटेड आपका न्यूज़ था तो कॉन्गो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये रहा आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये रहा आपका युगांडा बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये रहा जाम्बिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, अंगोला बॉर्डर शेयर कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे दो हैं, आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग है, आप इससे कंफ्यूज मत करिएगा। साउथ सूडान भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी कर रहा है, एंड सो ऑन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नन ऑफ द अबव। कौन करता है इसे, किसने करा है इसे लॉन्च? सो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इस स्कीम को लॉन्च किया है और इसकी नोडल एजेंसी जो होगी जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी वो आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन होगा, वो इसे इम्प्लीमेंट करेगी। जो आपका ये 2014 में लॉन्च हुई थी और ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके कि ये आपके अर्बन एरियाज़ में जितने भी ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं उनको स्ट्रेंथन करेगी। ओके, और फिर यहाँ पे मीटरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, फीडर्स, कंज्यूमर, अर्बन एरिया से बेसिकली ये आपका इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हाईलाइट इसमें ये कि अर्बन एरिया को डेडिकेटेड है ये। इसके अंदर ही आपका फिर एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है, रीस्ट्रक्चर एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम, जो कि आपका 2008 जुलाई में लॉन्च हुआ था। और इसका जो फोकस था वो बेस लाइन डेटा को इस्टेब्लिश करना, फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड सो ऑन। आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक बार आप देख इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च कर रही है, कौन से ईयर में लॉन्च किया था, और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे फिर मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहाँ पे आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन? पहला है मीट्स नेशनल नीड डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन टारगेट्स, दूसरा है इंश्योर रीजनल एंड नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी, तीसरा है कैन एक्ट एज एन एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन विच वुड बी एसेंशियल टू मीट इंटरमिनेंसीज इन फ्यूचर, एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। जो आपको बताना है कि ग्रीन हाइड्रोजन की सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकते हैं। इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स ऑल ऑफ दी अबव। सो पहले देख लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। अगर हम तीन होते हैं, एक होता है ग्रे, एक होता है ब्लू, एक होता है ग्रीन। सो अगर हम नेचुरल गैस को आपका हाइड्रोजन और CO2 में स्प्लिट करेंगे तो आपका ग्रे हाइड्रोजन मिलेगा। इसमें आपका CO2 एमिट होती है जो आपकी एटमोसफेयर में जाएगी। ब्लू हाइड्रोजन क्या होगा, अगर हम नेचुरल गैस को आपका हाइड्रोजन और CO2 में आपका स्प्लिट कर रहे हैं, सो आपका ब्लू हाइड्रोजन भी बनता है, जो कि आपका CO2 यहाँ पे क्या होती है, इसमें जो होगा आपका CO2 स्टोर होगी या फिर उसको रीयूज़ किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, जब हम वाटर को हाइड्रोजन में स्प्लिट करते हैं, कैसे करेंगे हम, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, जो कि आपको पावर वाटर या विंड के थ्रू चल रही है, पावर्ड बाय वाटर और विंड। सो वहाँ पे स्प्लिट करेंगे और यहाँ पे कोई CO2 का एमिशन नहीं हो रहा है। सो आपके जितने भी सिग्निफिकेंस थे बिल्कुल ठीक है, काफ़ी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स थे। ये नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन टारगेट्स को मीट करने में हेल्प करेगा, बिल्कुल ठीक है। रीजनल नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी एक्सेस अवेलेबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। एक एनर्जी ऑप्शन हमारे फ्यूचर के लिए ये दिखा रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी उन्हीं बातों को दोबारा से बताया गया है कि किस तरीके से ये हमारा मोबिलिटी में यूज़ होगा, लॉन्ग डिस्टेंस मोबिलाइजेशन में इसका यूज़ किया जा सकता है, सिटीज़ के अंदर, स्टेट्स के अंदर। ओके, इसका यूज़ रेलवेज़ में किया जा सकता है, शिप्स में किया जा सकता है, बसेस में किया जा सकता है। सो आप देख रहे हैं इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है फ्यूचर एनर्जी जो हमारी नीड्स है उनको पूरा करने के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 21 दिस डे इज रेफर्ड एज समर सॉलिस्टिक एज लॉन्गेस्ट डे ऑफ द समर, शॉर्टेस्ट डे ऑफ द समर, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स लॉन्गेस्ट डे ऑफ द समर। ये तो बहुत ही ईजी था क्योंकि ये तो काफ़ी जेन्युइन था। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 21 जून होता है, यहाँ पे सन जो होगा वो आपका डायरेक्टली टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर देखने को मिलता है। सॉलिस्टिक का मतलब होता है आपका सन स्टैंड स्टिल। ओके, सो ये सब आपके बेसिक, हम इसको सीधा आपका उस पर देख लेते हैं फिगर में। सो ये होगा आपका समर सॉलिस्टिक। सो इसमें क्या होगा कि जो आपका ये नॉर्थन हेमिस्फीयर होगा ये आपका सन की तरफ को टिल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। ओके, सदर्न हेमिस्फीयर में आपको कम देखने को मिल रहा है। ये आपका एक्सिस पे आपका जो अर्थ का आपका टिल्ट है वो है, और आपका ये वाला जो सेक्शन है आपका पूरा, ये आपका ज़्यादा आपके सन के उसमें है। सो यहाँ पे आपका जो अब 21 जून के दिन होता क्या है, जो आपका पोल्स होगा वहाँ पे 6 मंथ ऑफ डेज होते होंगे। ओके, फिर आर्कटिक सर्कल में होगा 24 आवर्स ऑफ डे लाइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या होगा आपका 13.5 आवर्स ऑफ डे लाइट। इक्वेटर पे क्या होगा 12 आवर ऑफ डे लाइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फिर जब नीचे आएंगे तो 10.5 आवर ऑफ डे लाइट, और अंटार्कटिक में 0 आवर ऑफ डे लाइट। सर आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे जाते हुए आपका जो डे लाइट है वो डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जितना वो सन के रेंज में है वो कम होता जा रहा है। सो आप जब हम फिर यहाँ नीचे साउथ पोल पे जाएंगे तो 6 मंथ्स ऑफ नाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नागर होल नेशनल पार्क इज इन तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका कर्नाटक में पड़ता है।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया ऑफ इंडिया इन 2019 and is responsible for provision of subsidized food grain up to 75% of rural population and 50% of urban population for all state and union territories. The act is in line with the goal 2 of sustainable development goals set by United Nations General Assembly. आपके ऑप्शन है ए ओनली, बी ओनली, बोथ और नन। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच मीन्स दोनों स्टेट में सही है। ये देखा होगा आपने कि दिल्ली गवर्नमेंट आपका डोर टू डोर राशन पहुंचाने की बात यहाँ पे कर रही थी। सो हमारे लिए फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आपका ये 2011-12 के अंडर पे आपका देखा गया था। इसमें जो आपका कवरेज रखा गया है 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन को रखा गया है। सो 2/3 पॉपुलेशन को ये कवर कर रहे हैं सब्सिडाइज फूड गेन प्रोवाइड करने में। और इसके अंदर और कई चीज़ें बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए भी आपका न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया गया है और मिड डे मील जैसी चीज़ें भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं उनको न्यूट्रिशियस मील मिलेगी मिड डे मील स्कीम के अंदर, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर भी मैटरनिटी बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो इस एक्ट के अंदर जो आपका किसको एम्पावर किया गया है, वुमेन को एम्पावर किया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कार्ड होल्डर होगा वुमेन के उस पर बनता है। सो एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड एज अ हेड ऑफ द हाउस होल्ड टू इशू द राशन कार्ड। सो वो ही यहाँ पे राशन कार्ड को इशू करेंगे। और आप देखते भी होंगे कि जो मोस्टली राशन कार्ड्स होते हैं वो जो वुमेन होती हैं, एल्डेस्ट वुमेन हो घर की, उनके नाम पे बनता है। और यहाँ पे आप और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैसे इसको गवर्नमेंट वो करेगी। सो जो फेयर प्राइस शॉप होती है, राशन की दुकान है, उनके थ्रू ये इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। और यहाँ पे आपका जो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ को भी, आपका अचीवमेंट की तरफ को भी जाता है। सो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो विद दिस आज के क्वेश्चन तो ख़त्म हुए। सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसमें तो कवर किया होगा, अच्छे से स्कोर किया होगा। एक जो हमारा लास्ट सेशन में क्वेश्चन था कि जिसमें आपको पिक्चर परसेप्शन बताना था, तो ये वाली पिक्चर थी। सो इसमें मैं इसको डिस्कस कर लेती हूँ कि किस तरीके से में भी हो सकता था, किस तरीके से एक आइडियल अप्रोच हो सकती थी। नॉट आइडियल, बट आप किस तरीके से इसको रख सकते थे। बेसिकली हमें यहाँ पे दिख रहा था कि एक फार्मर है, क्योंकि यहाँ पे उसकी खेती दिख रही है, और दूसरा एक मॉडर्न कोई यहाँ पे आपको दूसरा लड़का दिख रहा है। सो इसकी स्टोरी इस तरीके से हो सकती थी कि जो ये है, सो दिस गाय मे बी हिज मिस्टर ए एंड हिज मिस्टर बी। सो ये मिस्टर ए जो हैं ये आपके शहर से पढ़ के आए हैं। ओके, सो जब ये अपने गांव वापस आ रहे हैं तो ये देखने कि इनके गांव में स्टिल मिस्टर बी जो फार्मर है, फार्मर्स स्टिल जो पूरा ट्रेडिशनल तरीका है आपका फार्मिंग का, उस तरीके से अप्रोच रख रहे हैं। ये आपका बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है फार्मिंग का। ओके, सो इस तरीके से अप्रोच है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अब इनको समझा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी फार्मिंग को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट हो वो ज़्यादा आए। ओके, और आपका जो कॉस्ट हो वो भी कम लगे। सो वो उनको अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरीके से मैकेनाइजेशन हो सकता है फार्मिंग का, और किस किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप शीट्स का किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, हाई ईल्ड वाली शीट्स का यूज़ कर सकते हो। और वो फिर उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की फसल बीमा योजना हो गई, आपकी किसान क्रेडिट कार्ड हो गया। ओके, इस तरीके की जितने भी स्कीम्स हैं उनके बारे में उनको अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इन चीज़ों के बारे में। और वो अपने क्या है, अपने जो गांव है उनके फार्मर्स की जो कंडीशन है उनको और अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके से उनको बता रहे हैं यहाँ पे। सो इससे क्या दिख रहा है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो जो यहाँ पे जो स्टोरी टेलर है उसको ये भी पता है कि गवर्नमेंट की किस किस तरीके से स्कीम्स निकलती हैं, करंट इश्यूज से भी वो क्या बोलते हैं अवेयर है, और वो किस तरीके से डेवलपमेंट को लेकर चल रहा है। सो मे बी इस तरीके से ये हो सकती थी। आई होप आप लोगों ने अपने लेवल पे इसको हैंडल किया होगा कि किस तरीके से इसमें कहानी बन सकती थी। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन।